Hi everyone, good evening. Today we are going to study hospital infection control. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें हम बहुत सारी सब हेडिंग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एनएसआई, नीडल स्टिक इंजरी, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो हम ये अलग अलग कुछ जो है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, और जो बाकी बचेगा वो एक अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आते हैं, BMW, HAIs, NSI, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HAI क्या होता है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शन को कैसे, हम अगर डेफिनेशन लिखना आता है तो हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे। HAIs are defined as infection acquired by patient in hospital admitted for a reason other than infection itself। HAIs ऐसे इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट एक्वायर करता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, पर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था इन्फेक्शन के अलावा अदर रीजन्स के लिए, मतलब उसको पहले इन्फेक्शन नहीं था। Not present at time of admission, infection is not present at time of admission, symptoms appear 7 to 48 hours of admission। मतलब जब वो पेशेंट 7 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में जब हो जाता है उसको एडमिट हुए, तब उस इन्फेक्शन के सिम्टम्स अगर अपियर हो रहे हैं, इसका मतलब वो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एक्वायर्ड किया गया है। टू सोर्सेज ऑफ HAI, दो सोर्सेज होते हैं, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस मतलब ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान पेशेंट को कट लगा, पेशेंट का जो ओन माइक्रोबियल फ्लोरा है वो इन्वेड कर गया पेशेंट्स बॉडी के अंदर, जो स्किन के ऊपर फ्लोरा रहता है। मान लो हमने अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया, उस एरिया को, साइट ऑफ सर्जिकल इंसीजन वाली साइट को क्लीन नहीं किया, तो जो पेशेंट का खुद का फ्लोरा है वो इन्वेड कर जाएगा पेशेंट बॉडी में। एक्सोजिनस क्या होता है, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या होता है, एयर से भी आ सकता है, वाटर से भी, फूड से भी, ऑब्जेक्ट से भी। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सेफ नहीं माना जाता है, इसमें माना जाता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल का। हेल्थ केयर वर्कर्स, अदर पेशेंट्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल। अब हॉस्पिटल में जो ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं, इसके लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन HAI के लिए। तो इसका एक निमोनिक है, ये वैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, ड्रग्स भी इन पे बहुत ही सेलेक्टिव काम करती हैं। तो एस्केप, ESKAP, एस्केप एक निमोनिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। ई से क्या होगा, एंटेरोकोकस फेशियम। एस से क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। के से क्या होगा, क्लेप्सिला निमोनी। और ए से क्या होगा, एसिनेटोबैक्टर बोमानी। पी से क्या होगा, सूडोमोनास ओरिजिनोसा। ई से क्या होगा, एंटेरोबैक्टर स्पीसीज 1। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे, एंटेरोकोकस फेशियम, एंटेरोकोकस फेशियम, स्टेफाइलोकोकस ओरस। स्टेफाइलोकोकस ओरस के बारे में आप बहुत सुनोगे, ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्टेफ ओरियस बोलते हैं ना जिसको, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्लेप्सिला निमोनी, एसिनेटोबैक्टर बोमानी, सूडोमोनास एरुजिनोसा, एंटेरोबैक्टर स्पीसीज 1। 4 मेजर टाइप्स के इन्फेक्शंस होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि कोटी, क्लैप्सी, वैप, SSI। कोटी का मतलब क्या होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये लिखा हुआ, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लैप्सी क्या होता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। वैप क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें हम है ना केयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, बंडल केयर्स होती हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए। SSI क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट में, 33%। उसके बाद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये दोनों लगभग सेम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ HAI। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होती हैं कुछ, और कुछ स्पेसिफिक ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होती है, दोनों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। इसमें 3 प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें 8 प्रैक्टिसेस होती हैं। 8 प्रैक्टिसेस जैसे कि सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस वाइल हैंडलिंग ऑल पेशेंट स्पेसिमेन एंड शार्प्स। सबसे पहला है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन
is the most important standard precaution have to be taken to prevent HAI. दूसरा क्या है, स्पीलेस क्लीनिंग. उसके बाद क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर आइटम्स, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, sharp use and disposal, respiratory hygiene and cough etiquettes. These all are the standard precautions. 8. ठीक है. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हैंड हाइजीन और स्पिलेज क्लीनिंग के बारे में. तो इंडिकेशंस क्या हैं फॉर हैंड हाइजीन. माई 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन, मतलब ये WHO के द्वारा दिया गया है. इट इज़ गिवन बाय WHO. दैट्स वाई ये एक टैग लाइन है, माई 5 मूवमेंट्स ऑफ फॉर हैंड हाइजीन. बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले हमको हैंड हाइजीन करना है. आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग. ठीक है, ये सारे 5 मूवमेंट्स हैं हमारे हैंड हाइजीन के. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मूवमेंट्स क्या होते हैं, स्टेप्स नहीं पूछा गया है हैंड हाइजीन के, मूवमेंट्स. ठीक है, अब टाइप्स क्या होते हैं हैंड हाइजीन के. एक तो होता है हैंड रब, एक होता है हैंड वॉश. हैंड रब में क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है जो सॉल्यूशन हम लगाते हैं. इसके अंदर मेनली इथाइल अल्कोहल होता है. आपको पता है अल्कोहल वैसे ही इवोपरेट हो जाता है, तो हैंड के ऊपर लगाएंगे तो इवोपरेट हो जाएगा. 70 to 80%. क्लोरहेक्सिडिन 0.5 to 4%. ठीक है, 20 सेकेंड के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं, हैंड रब करते हैं मतलब. ठीक है, हैंड वॉश में क्या होता है, ये खुद से इवोपरेट नहीं होता है, तो हमें अपने हैंड्स को वॉश करना पड़ता है विद वाटर. ड्राइंग ऑफ हैंड्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विद कॉटन क्लॉथ और डिस्पोजेबल टावल. ठीक है, सोप्स कंटेनिंग क्लोरहेक्सिडिन, इसमें भी क्लोरहेक्सिडिन था, इसमें भी है, इसमें अल्कोहल नहीं है, पर 0.5 to 4% सेम कंसंट्रेशन है. इसको 40 सेकेंड्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं. ये बहुत बार पूछा जाता है कि हैंड रब के इंडिकेशंस क्या हैं और हैंड वॉश के इंडिकेशंस क्या हैं. तो हैंड रब हम कब करेंगे, ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट केयर. अब कोई भी डॉक्टर वार्ड में राउंड्स ले रहा है, एक पेशेंट के पास गया, उसके बाद हैंड रब करेगा, फिर दूसरे पेशेंट के पास जाएगा. जस्ट लाइक दिस हियर हैंड रब इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग राउंड्स इन वार्ड्स और ICU, ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट केयर. ठीक है, समझ आ गया. हैंड वॉश किस केस में करते हैं हम, व्हेन हैंड्स विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड या एक्सक्रीटा, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में भी, बिफोर एंड आफ्टर शिफ्ट ऑफ ड्यूटी. अगर कोई जैसे कि नर्सिस का मान लीजिए उनका शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो कोई शिफ्ट चेंज करने के बाद जो ज्वाइन करता है वो भी हैंड वॉश करेगा, और शिफ्ट खत्म होने के बाद जो जा रहा है वो भी हैंड वॉश करेगा. आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, गिविंग केयर टू डायरिया पेशेंट. ओके, तो स्टेप्स इसमें 7 स्टेप्स है टोटल, इसमें 10 स्टेप्स है. पहला स्टेप पाम टू पाम से पहले अगर हम चाहें तो 7 स्टेप्स, मतलब वैसे तो 5-6 ही होती हैं, पर फर्स्ट स्टेप में मतलब हम किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, मतलब वो इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने हाथ में लिया सैनिटाइजर, अपने हैंड में सैनिटाइजर को लिया. उसके बाद क्या होता है, पाम टू पाम, बैक ऑफ पाम, बोथ साइड्स में करेंगे. इंटरलेसिस इन बिटवीन वेब स्पेसिस, इंटरलेसिस करेंगे. बैक ऑफ फिंगर ऑन पाम, थम रोटेशन करेंगे. स्क्रब योर नेल्स ऑन पाम्स, ऐसे ऐसे करके पाम के ऊपर हम करेंगे दोनों हाथों से, बोथ साइड्स. ये जो स्टेप्स मैंने अभी बताए हैं, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा. उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि क्या क्या होता है, पाम टू पाम क्या होता है, बैक ऑफ पाम क्या होता है, इंटरलेसिस क्या होता है, बैक ऑफ फिंगर ऑन पाम क्या होता है, थंब रोटेशन क्या होता है, स्क्रब योर नेल्स ऑन पाम्स क्या होता है. इसकी 10 स्टेप्स हैं. इसमें सेम यही स्टेप्स फॉलो होंगी, और 3 लास्ट की जो स्टेप्स है उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं. एक तो हम उसमें हैंड को वॉश करेंगे विद रनिंग वाटर. उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ को एक टॉवल से, जो कि हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्डेबल टॉवल की हेल्प से हैंड को पोंछ लेंगे, वेट हैंड्स को क्लीन कर लेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये स्टेप्स और इंक्लूड हो जाती हैं हैंड वॉश के अंदर. ठीक है, अब बात करते हैं स्पिलेज. नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी हमने हैंड हाइजीन की बात करी, नाउ कम्स टू द स्पिलेज. एनी स्पिलेज अटेंड इमीडिएटली. कोई भी स्पिलेज होता है, ब्लड गिर गया है, एक्सक्रीटा गिर गया है, कुछ भी गिर गया है, हम सैंपल लेके जा रहे थे, सैंपल हमारा गिर गया है, तो कोई भी टाइप का स्पिलेज है उसको इमीडिएटली अटेंड करना है, वेट नहीं करना किसी भी चीज़ का. मार्क स्पिल एरिया, प्लेस वेट फ्लोर साइनेज. सबसे पहले हम मार्क करेंगे एरिया को कि इस एरिया में हमारा स्पिल हुआ है. दूसरा क्या करेंगे, वेट फ्लोर साइन बोर्ड रखेंगे हम, क्योंकि हो सकता है कोई प्लेस है बहुत क्राउडेड है, तो वहाँ पर लोगों को दिखेगा नहीं, तो वो लोग कंटेमिनेटेड हो सकते हैं. इसी वजह से हम एक साइन बोर्ड रखेंगे कि ये वेट फ्लोर है, तो आप ध्यान से चलिए, और हम गहरा भी बना देंगे, मार्क कर देंगे उस एरिया को. उसके बाद PPE पहनना है. वाइप स्पिल विद टॉवल और वाटर, उसको पोंछना है जो स्पिल हो चुका है टॉवल या क्लॉथ के साथ, वो भी डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल होना चाहिए। डिस्पोज इट एज इन्फेक्शियस वेस्ट। अब जो ये टॉवल हमने यूज़ किया था या क्लॉथ यूज़ किया था उसको डिस्पोज करेंगे एज एन इन्फेक्शियस वेस्ट। क्लीन विद हाइपोक्लोराइड। अब जो वहाँ पे स्पिलेज हुआ था उस एरिया को हाइपोक्लोराइड की हेल्प से हम क्लीन करेंगे। अब कितना कंसंट्रेशन ले रहा है, ये एरिया जितना कंटेमिनेटेड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लार्ज स्पिल है, मान लीजिए 7-10 सेंटीमीटर का स्पिल हुआ है, तो 0.5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज़ करेंगे। और स्मॉल स्पिल है, मान लीजिए लेस देन 10 सेंटीमीटर है, तो 0.05% हाइपोक्लोराइड हम यूज़ करेंगे। अलो इट ऑन सरफेस फॉर, अब कितने टाइम तक हमको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को उस सरफेस के ऊपर रखना है जहाँ पर स्पिलेज हुआ था, तो 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट रखना है हमको। ड्राइंज विद क्लीन वाटर, अब उसको फिर वॉश कर देना है क्लीन वाटर के बाद 10 मिनट के बाद। तो ये आई होप आपको स्पिलेज मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक प्रिकॉशंस की। 3 प्रैक्टिसेस। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होते हैं, मैंने पहले बताया था ना, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक प्रिकॉशंस की। तो 3 प्रैक्टिसेस है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में व्हेन इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट, इसमें हम लोग मास्क वगैरह पहन सकते हैं, हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, तो ये सब हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेट होती हैं जो कि 5 माइक्रोग्राम से साइज में बड़ी होती है। डू नॉट सस्पेंड इन एयर, एयर के अंदर नहीं होती क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये सेटल डाउन हो जाती हैं एक जगह पे। ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। अब बात करते हैं एयरबोर्न प्रिकॉशन की। एरोसोल इसमें जनरेट होते हैं। ए फॉर एयरबोर्न प्रिकॉशन में क्या जनरेट हो रहा है, एरोसोल। ड्रॉपलेट वाले में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसमें लेस देन 5 माइक्रोग्राम इन साइज जो मतलब एरोसोल्स का साइज है वो इतना होता है, तो ये है ना सस्पेंड कर सकती हैं, एयर के अंदर ही रहती हैं, तो ये ट्रैवल कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ जहाँ तक एयर पहुंचेगा वहाँ तक ये लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। इसके लिए हम इस केस में, एयरबोर्न प्रिकॉशन के केस में, हम आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को और N95 मास्क का यूज़ करते हैं। इसमें N95 की नीड नहीं है हमको। नाउ कम्स टू द BMW, इट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा, हैंड हाइजीन पढ़ा, स्पिलेज मैनेजमेंट पढ़ा। नाउ कम्स टू दी BMW के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स, जैसे कि दवाइयाँ बनती है उस टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं इसकी मैनेजमेंट की, तो उसकी बात करते हैं हम। तो वेस्ट सेग्रीगेशन इनटू 4 कलर कोडेड कंटेनर। प्री ट्रीटमेंट फॉर लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जो भी हमने जैसे कि येलो बिन में लिक्विड वेस्ट को डालते हैं तो उससे पहले हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वगैरह के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसको डिस्पोज करेंगे। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जनरेट साइट टू सेंट्रल स्टोरेज एरिया ऑफ हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल में एक एरिया होता है जहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का वेस्ट आके कलेक्ट होता है, उसके बाद उसको और फर्दर जगह पर ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि हमारे एम्स में भी एक एरिया है, एम्स रायपुर में, अगर आप आओगे तो कभी देखिएगा उसको जरूर। ट्रांसपोर्ट टू, अपने हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं, होता है, हर हॉस्पिटल में होता है। ट्रांसपोर्ट टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब इसको कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी हॉस्पिटल से बाहर एक होता है, वहां लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल विद इन 48 आवर्स ऑफ जनरेशन। तो कई हॉस्पिटल में दिन में 2 बार मतलब इसको बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और किसी में एक बार, क्योंकि हमें 48 आवर्स के अंदर जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ट्रीट करना ही पड़ता है, अदरवाइज इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। 4 कलर कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि एक है येलो, रेड, वाइट, ब्लू। अब इनमें क्या क्या आता है, येलो में आता है इन्फेक्शियस नॉन प्लास्टिक वेस्ट, रेड में आता है इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट, वाइट में आता है शार्प वेस्ट, ब्लू में आता है ग्लास का वेस्ट, मेटल इम्प्लांट्स, ठीक है। अब वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की बात करते हैं तो कितने मेथड्स हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको बस सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इंसिनरेशन, प्लाज्मा pyrolysis, deep burial, encapsulation, chemical disinfection, autoclave, microwaving, hydroclaving, shredding, इनर्टाइजेशन। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। इंसिनरेशन आपने बहुत बार सुना होगा, हाई टेम्परेचर पे ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाई टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इनके लिए मशीन्स होती है। ये नहीं कि हम सब कुछ ओपनली करते हैं, ओपनली हम कुछ नहीं करते, मशीन्स के अंदर सब कुछ सेट किया जाता है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ। तो इंसिनरेशन मतलब बर्निंग हो गया एक प्रकार से, बर्निंग, हीट करना एक चीज़ को।
प्लाज्मा पायरोलिसिस मतलब आयनाइज्ड गैसेस का यूज करके हाई टेम्परेचर पे हम किसी चीज को स्टरलाइज कर रहे हैं। डीप बरियल मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर हम उनको चीजों को गाड़ रहे हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब मेटल ड्रम्स हैं, उसके अंदर हम अपना शार्प मटेरियल्स को डाल रहे हैं जिससे कि हम उसके रीयूज को प्रिवेंट कर सकें और इंजरीज को प्रिवेंट कर सकें। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट जैसे कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करके। ऑटोक्लेव, स्टीम अंडर प्रेशर। autoclave is also very autoclave is also very important. Steam under pressure, temperature 121 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोवेविंग, माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज़ करके। हाइड्रोक्लेविंग में क्या करेंगे, टेम्परेचर लो होगा बट स्टीम स्टरलाइजेशन है, जस्ट लाइक ऑटोक्लेव। इसमें स्टीम अंडर प्रेशर है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर हाई होता है, इसमें क्या है, लो टेम्परेचर होता है। श्रेडिंग में क्या होता है, कट कर देते हैं चीज़ों को पीसीज में। इनर्टाइजेशन क्या होता है, BMW मिक्सड विद सीमेंट एंड लाइम। तो ये सब आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, निडल स्टिक इंजरी। इट इंक्लूड परक्यूटेनियस इंजरी जैसे कि NSI, निडल स्टिक इंजरी और शार्प इंजरी। इसमें है ना, नीडल स्टिक इंजरी में दो टर्म्स होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमें नीडल से इंजरी हो रही है। दूसरा होता है स्प्लैश इंजरी, कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन के, कोई ब्लड का स्प्लैश हो गया, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन, कॉन्टैक्ट विद इंटैक्ट स्किन व्हेन ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग, ये सब होता है। एजेंट्स ट्रांसमिटेड, इसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ब्लड बोर्न वायरसेस, ये सब ट्रांसमिट होते हैं नीडल स्टिक इंजरी की वजह से। इसके अंदर दो बताया ना मैंने, परक्यूटेनियस और स्प्लैश इंजरी। अब सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस B का, उसके बाद हेपेटाइटिस C का, उसके बाद HIV का। HIV का कम रिस्क होता है, पर अगर ये HIV किसी को हो जाता है तो ये इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस यही है, HIV। प्रिक्वेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग नीडल्स। अब स्टैंडर्ड प्रिक्वेशंस फॉलो करनी है। हैंड हाइजीन, PP, वर्क सरफेस जैसे कि डिसइंफेक्ट विद 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड। HPV वैक्सीन हर हेल्थ केयर वर्कर को लगनी चाहिए। ये क्या है, हेल्थ केयर वर्कर्स। स्पिल मैनेजमेंट करना है, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करना है। नेवर रीकेप नीडल, अगर किसी केस में हमको बहुत नेसेसरी है नीडल को रिकैप करना, तो हम सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एक बार आपको एक करके दिखा देती हूँ। जैसे ये मेरे पास, मान लीजिए ये हमारी कैप है, ये हमारा नीडल है, तो सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक ऐसे करके, ऐसे, और फिर साइड से हमको इसको ऐसे क्लोज कर देना है, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड लेंगे सबसे पहले, तो हम रिपोर्ट टू डेजिग्नेटेड नोडल सेंटर में रिपोर्ट करेंगे। हर हॉस्पिटल में नोडल सेंटर होता है, एम्स रायपुर में भी है। टेक फर्स्ट डोज ऑफ PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। फॉर HIV, डिसीजन ऑन PEP फॉर HIV और HBV, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड काउंसलिंग लेना है जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन करना है और रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपोजर करना है। फॉलो अप टेस्टिंग कराना है, जैसे कि HIV के लिए हर 6 वीक में आना है, 3 मंथ में आना है, 6 मंथ में आना है। HBV के लिए आफ्टर 6 मंथ दोबारा से हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। प्रिक्वेशन ड्यूरिंग फॉलो अप पीरियड। अब प्रिक्वेशंस हमें क्या क्या रखनी है, प्रिक्वेशंस में हम इंक्लूड करेंगे कि हम ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे, ऑर्गन डोनेशन नहीं करेंगे। ये सब हमारी प्रिक्वेशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग फॉलो अप पीरियड, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाता आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड बोर्न इन्फेक्शन या नहीं। तो थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट में मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।